नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांता आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये करंट अफेयर्स टुडे वीडियो सीरीज़ है। आज है 12 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम आज के दिन जो भी इंपॉर्टेंट खबरें पब्लिश हुई हैं उन सभी न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा और आपको सारा कंटेंट भी हिंदी में ही मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है महाकालेश्वर मंदिर गलियारा, यानी कि महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर, जिसका हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेड कॉर्नर नोटिस। तो हाल ही में गुरपंत सिंह पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस के हेड रहे हैं, उनके अगेंस्ट इंडिया ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी और इंटरपोल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, इंटरपोल कौन है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को लेकर एक रिपोर्ट आया है, हम इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और जल जीवन मिशन क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये एक हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेलिंग करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वेदांता आईएएस एकेडमी। साथ ही में आप इसके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट रेगुलरली टाइम पे मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। तो यहाँ पर खबरों में क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लगभग 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण किया, यानी कि अब इसको स्टार्ट किया जाएगा कंस्ट्रक्शन। हालांकि इसमें कुछ सेक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं, वो हम परियोजना की विशेषताओं में जान लेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना, ये राज्य की राजधानी, राज्य कौन सा है, एमपी, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर उज्जैन में स्थित है। अब मंदिर उज्जैन में है तो इसके रिलेटेड जो भी परियोजना है वो भी उज्जैन में ही होना है, राइट। इसका पूरा बजट कितना है, 856 करोड़ है। और महाकाल लोक, जिसका निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, उसकी लागत 351 करोड़ आई है। अब इस परियोजना के बनने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त तो आएंगे, साथ ही में एक ये इंटरनेशनल लेवल का टूरिज़्म सेक्शन भी बन जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्पॉट बन जाएगा और स्टेट को बहुत ही अच्छा टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर सकता है, राइट। यहाँ पर बहुत बड़े नंबर्स में टूरिस्ट आ सकते हैं। महाकाल गलियारा में अगर हम बात करें, इसमें जो सेक्शंस बने हैं, तो इसमें 200 मीटर लंबा मार्ग बनाया गया है पैदल चलने के लिए, और इसमें 25 फीट ऊंची और 500 मीटर चौड़ी, मतलब कि कितनी लंबी, सॉरी, ये 500 मीटर लंबी और 25 फीट ऊंची चौड़ी दीवारें बनाई गई हैं। इसमें कुछ कलाकारी भी की गई है और साथ ही में 108 शिव स्तंभ बनाए गए हैं। हर स्तंभ में शिव की अलग अलग मुद्राएं हैं और अलग अलग प्रतिमाएं हैं, इन सबको भी वहाँ पर स्थापित किया गया है, राइट। अब यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। तो बचे हुए 11 ज्योतिर्लिंगों को हम मैप में देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देखिए, रामेश्वरम, सोमनाथ, नागेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, वैद्यनाथ, विश्वेश्वरैया, ग्रीनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकेश्वर, भीमशंकर, तो ये सारे ज्योतिर्लिंग इंडिया में स्थित है। ये अलग अलग स्टेट्स में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में ये बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये बात बहुत क्लियर है, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है तो देश से नहीं पूरे दुनिया से अलग अलग लोग, श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। और गलियारे के एंट्री के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। पहला गेट का नाम है द्वार नंदी और दूसरे गेट का नाम है पिनाकी द्वार, राइट। और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देश का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका फेस साउथ साइड है, यानी कि ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाकी सब जो बचे हुए 11 ज्योतिर्लिंग हैं उनका डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। महाकवि कालिदास का ग्रंथ मेघदूत, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मेघदूत, वहाँ पर महाकाल मंदिर की संध्या आरती के बारे में जिक्र मिलता है। यानी कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है, क्योंकि हमें एंशियंट स्क्रिप्चर में भी इनके वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ के साथ में ये भी बताया गया है कि महाकाल की कल्पना की गई है कि महाकाल वन वहाँ पर कैसा था। वन मतलब महाकाल का जो जंगल था वो एरिया कैसा था। और उस समय के तत्कालीन राजा जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने महाकाल मंदिर का विस्तार भी किया था, यानी कुछ एक्सटेंशन किया था, बढ़ाया था। और उसी मंदिर परिषद में धर्म सभा बनवाई गई थी, जहाँ पर वो न्याय करते थे। मंदिर में एक बैठक बैठती थी, वहाँ पर जो भी फरियादी थे अपने फरियाद लेके आते थे, प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और राजा जो है उनको सुनते थे और उनका सोल्यूशन देते थे। इतिहास में ये भी बताया जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को उस समय के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और आक्रमण के बाद जो महाकाल मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग था, उसको आतंकी से बचाने के लिए 550 सालों तक लगभग पास के ही एक कुएं में रखा गया था। और आगे जब औरंगजेब
यहाँ के सुल्तान बने, उन्होंने मंदिर के अवशेषों से मिलाकर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया वहाँ पर। यानी कि पहले मंदिर था, उसको तोड़ा गया, फिर वहाँ पर एक मस्जिद बना दिया गया। हालांकि आगे चलकर 22 नवंबर 1728 में जब मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, उसके बाद वहाँ ने उस मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बनवाया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ठीक है। उज्जैन शहर जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, उसका पहले का नाम है अवंतिका। अवंतिका इंडिया का कैपिटल भी रह चुका है। ये एक भक्ति का केंद्र का दर्जा प्राप्त है और वहाँ पर बहुत सारे शहर है, वहाँ पर जो छात्र आते थे, एक तरीके से वहाँ पर गुरुकुल की सभा चलती थी, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वहाँ पर पहले आते थे। राइट। तो ये है महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। यहाँ पर खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग को इंटरपोल ने खारिज कर दिया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरपोल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, रेड कॉर्नर नोटिस क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो खबरों में बताया गया है कि खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू, यहाँ पर ये रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके खिलाफ भारत ने एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी और इंटरपोल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये पहली बार नहीं था जब भारत ने ऐसा मांग किया था, ये दूसरी बार था जब इंटरपोल ने इस मामले को खारिज कर दिया। इंटरपोल कहता है कि भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, इसी की वजह से उनका जो भी ये डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये खालिस्तानी चर्चे में क्यों है, गुरपतवंत सिंह पन्नू चर्चे में क्यों है, तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के दरवाजे पर खालिस्तानी का झंडा फहराया गया, इसके बाद सिख फॉर जस्टिस चर्चा में आ गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस संगठन को 2019 में केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था, यानी कि अभी ये संगठन पूरी तरीके से यहाँ पर इलीगल है। सिख फॉर जस्टिस क्या है, तो खालिस्तानी को मांग कर लेकर कई संगठन बने हैं और उन्हीं में से एक संगठन सिख फॉर जस्टिस है, जिसके हेड हमारे गुरपतवंत सिंह पन्नू जी हैं। इस संगठन का ऑर्गेनाइजेशन जो है 2007 में अमेरिका में हुआ था और इसका सारा कामकाज पन्नू ही देखते हैं, यानी कि एक तरीके से ये हेड है। इस संगठन का मकसद क्या है, इस संगठन क्या खालिस्तानी जो होते हैं उनका पूरा मकसद यही है कि पंजाब को देश से अलग कर दिया जाए और उसको खालिस्तान बनाया जाए। और इस संगठन का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी बताई जाती है, जिसकी वजह से इसको या फिर इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस और इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था। और जब 3 कृषि कानून आए थे, इनके अगेंस्ट में भी किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था, वो भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इंटरपोल ने क्या कहकर इस मामले को खारिज किया, तो इंटरपोल ने बताया कि ये सारे मामले UAPA के दायरे में रहकर स्वीकार करता है और उसने बताया कि UAPA की आलोचना अल्पसंख्यक समूहों को टारगेट करने और अन्य कार्यकर्ताओं के अधिकारों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए की गई है और ऐसा अगर नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो भी गतिविधि है एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य है। अभी हम बात करें सिख फॉर जस्टिस या फिर पन्नू जी, जो कि जिनके खिलाफ इंडिया ने डिमांड की है रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, तो इंटरपोल का कहना है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पूरी तरीके से उनका उद्देश्य राजनीतिक है और इसीलिए इंटरपोल के संविधान के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अभी रेड कॉर्नर नोटिस है क्या, तो रेड कॉर्नर नोटिस ऐसा नोटिस है जो कि ऐसे अपराधी जिनको देश में पकड़ा नहीं जा सका है या फिर वो भगौड़े हैं, भाग गए हैं, तो उनके लिए ये नोटिस जारी की जाती है। ये कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है, ये मतलब कि इसको लेकर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बस अलग अलग देशों को सूचित किया जाता है कि हाँ ये भाई अपराधी हैं और इनको ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर जाके पनाह नहीं लिए हैं और हमारा इनको मदद कीजिए ताकि हम इनको अरेस्ट कर पाएँ। और ये दुनिया भर में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, जांच एजेंसियाँ है, पुलिस सिस्टम है, उनको सिर्फ एक तरीके से अवेयर कराया जाता है कि हमारे देश से ये जो भी व्यक्ति है ये अपराधी है, या फिर एक देश से दूसरे देश में बता देते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है। पूरी तरीके से जो भी अपराधी होते हैं वो दूसरे देश में जाकर छिपने के उनके चांसेस होते हैं, तो उनको पकड़ने में जो भी मदद मिलना है, जो भी अलर्ट जारी करना है, उसी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। अब इंटरपोल क्या होता है, तो इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरा जो क्रिमिनल होता है उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। ये एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया के लगभग 194 देश 194 कंट्रीज़ इनके मेंबर्स इंटरपोल के, और सब लोग मिल के एक वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि में काम करते हैं। इंटरपोल के सदस्य देश के ही इंटरपोल को अपने किसी भी अपराधी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कह सकते हैं, जैसा कि इंडिया अभी कह रही है सिख फॉर जस्टिस। तो इसी तरीके से अपने देश से कोई भी उनका नागरिक है उसके अगेंस्ट में भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को कह सकती है या फिर डिमांड कर सकती है, राइट। तो ये रहा इंटरपोल के बारे में।
अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ, जल जीवन मिशन। जैसा कि मैंने बताया, जल जीवन से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट क्या है और जल जीवन मिशन क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। तो यहाँ पर खबर में क्या बताया गया है, शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट जो कि माइकल क्रेमर द्वारा लिखा गया है। माइकल क्रेमर 2019 के इकोनॉमिक सेक्शन में नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट सारा लिखा है और उन्होंने बताया है कि अगर जल जीवन मिशन में भारत सफल होता है तो 1,36,000 बच्चों का जीवन हर साल बच सकेगा। और यहाँ पर एक और फैक्ट निकल के बाहर आया है, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जल जीवन मिशन के आने के पहले 2019 तक सिर्फ 63% घरों को साफ पानी मिलता था और इसके पहले और अभी ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट के नोबेल प्राइज़ विनर की इकोनॉमिक्स में, तो 2022 में बेन एस ब्रेनमार्क, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइब्रिंग, इन लोगों को इकोनॉमिक्स में इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है और ये 2019 के इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं, राइट। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हाइलाइट्स क्या है, मतलब किस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर भारत को बताया गया है कि इंडिया को ध्यान रखना होगा कि जो भी पेयजल की आपूर्ति है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संक्रमित हो सकता है। वो जो पानी है सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संक्रमित हो सकता है, इसीलिए जो पाइप में नेगेटिव प्रेशर नहीं आना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर मतलब कि जैसे एक डायरेक्शन में चल रहा है कोई पानी, यहाँ से मान लीजिए सोर्स से पानी निकला हुआ है और इस सोर्स से यहाँ तक जाना है, तो नेगेटिव प्रेशर यहाँ से एक ही डायरेक्शन प्रेशर होना चाहिए, अगेंस्ट में प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये पानी पूरा संक्रमित हो सकता है और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। भारत की बहुत ही बड़ी आबादी पेयजल का उपयोग करती है जो कि आर्सेनिक, फ्लोराइड या फिर नाइट्राइड से दूषित हो, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें सबसे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसको पीने से बच्चों में डायरिया होता है और हर साल भारत में 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण डायरिया ही है। और अगर ये सब सॉल्व हो जाता है तो उनके जो भी मौत के कारण हैं, बाकी सब मौत के कारण हैं, उसमें 25% कमी की उम्मीद जताई जाती है अगर ये जल जीवन मिशन अपने काम में सक्सेसफुल रहता है। जल जीवन स्कीम क्या है, तो जल जीवन स्कीम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 2019 को की गई थी, मतलब कैसा स्टार्ट किया गया था। उस समय देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण हैं जहाँ पर अभी भी पानी सही से नहीं पहुँचता है, उनके पास पानी पीने का नहीं है। उनको दूर दूर तक नदियों में घड़ा वगैरह लेके आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या फिर शॉर्ट फिल्म में देखा होगा कैसे गांव की औरतें मटका लेकर बहुत दूर जाती हैं अपने पानी पीने के लिए, लाने के लिए, राइट। तो ऐसे बहुत ड्राई स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी कमी है, जैसे राजस्थान हो गया, या फिर बहुत सारे पानी स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये अपने आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि 18.33% ग्रामीण एरिया ऐसे हैं, उनके फैमिलीज रहते हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध करवाई गई है जल जीवन मिशन के अगेंस्ट में, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर पानी उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उन ग्रामीण इलाकों में पानी पहुँचाना है जहाँ पर पानी की सुविधा बहुत ही आसान नहीं है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को पानी लेने के लिए। यहाँ पर फ़ायदे क्या होंगे, तो जल जीवन के माध्यम से कई राज्य के इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता है, तो उन एरियाज़ में भी पानी पहुँचाना है, सबके घर में एक टैप वाटर पहुँचाना है। ये एक स्कीम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके बजट की बात करें तो ये 3,60,000 करोड़ का बजट यहाँ पर देने का प्रावधान किया गया है और स्कीम के अंतर्गत 6 करोड़ घरों में पानी पहुँचाया जाएगा। और पानी कैसे पहुँचाया जाएगा, तो टैप वाटर इनको दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से जल संरक्षण का भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि वाटर कंजर्वेशन लोग करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि पानी की अहमियत उन्हें पता है और पानी का संरक्षण वो आसानी से कर सकेंगे और सबके घरों में ही कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। और जैसे फंक्शनल टैप हाउस होल्ड कनेक्शन का उपलब्ध कराना है, ये फैसिलिटी उनको ग्रामीण एरिया में देना है। तो ये रहा जल जीवन मिशन के बारे में वीडियो। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट। ये क्या है, तो खबरों में बताया गया है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा ने फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन या फिर गाड़ी बनाई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया है। अब इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, तो जो भी गाड़ी आने वाली है इस देश में इस प्रोजेक्ट के अंदर में, उसमें 100% एथेनॉल पर भी चलाया जा सकेगा। फ्लेक्स फ्यूल क्या है, तो एक तरीके का ये फ्यूल ही है, इंजन ही है ये, जो कि गैसोलीन और मिथनॉल या फिर एथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। और इस फ्यूल में पेट्रोल की मात्रा कम होती है और बाकी सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल की जो कीमत है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इस फ्यूल के आने के बाद हमारा जो भी पॉकेट बर्न हो रहा है ट्रैवलिंग में, वो कम हो जाएगा। अब ये फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड क्या होता है, तो फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड व्हीकल या फिर FFV ये ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो 2 इंजन पे चलती हैं। अब यहाँ पर आप 2 इंजन पे या फिर 2 ईंधन पे चलती हैं, यानी कि 2 फ्यूल्स पे चलती हैं। तो यहाँ पर आप बायो इंजन फ्यूल से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि 2 तरीके के पेट्रोल इंजन होती हैं, जहाँ पर एक होता है कि अभी सिस्टम जो चल रहे हैं पेट्रोल भी रहेगा, इलेक्ट्रिक भी रहेगा। यहाँ पर क्या बताया गया है,
पेट्रोल डीजल के अलावा ब्लेंडेड इथेनॉल मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, पेट्रोल रहेगा इलेक्ट्रिक रहेगा, तो उनके लिए दो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि जो वहाँ पर कंबशन होता है या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है गाड़ी चलने के लिए, वो पूरा अलग सिस्टम होता है। लेकिन ऐसी गाड़ियों में जो इंटरनल कंबशन का सिस्टम होगा वो ज़्यादा इंजन पर चलाने के लिए बना होता है, मतलब कि ये एक से ज़्यादा इंजन वहाँ पर यूज़ होता है। अरे क्या कह रहा हूँ तो ये फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है? तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें दो तरीके के ईंधन पर चल सकती हैं। दो तरीके के ईंधन यानी कि हाँ, तो ये फ्लेक्स फ्यूल हाँ हाँ तो ये फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इंजन क्या है? तो ऐसी गाड़ियाँ जो एक से ज़्यादा ईंधन पर चल सकें उन्हें हम फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इंजन कहते हैं। जनरली क्या होता है, पेट्रोल और डीजल के अलावा ब्लेंडेड इथेनॉल या मेथनॉल का इस्तेमाल होता है ऐसी गाड़ियों में। इनका इंटरनल कंबशन सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि वो एक से ज़्यादा ईंधन पर चल सकें। इसमें दो इंजन का एक ही टैंक होता है, जो भी दो फ्यूल्स इसमें यूज़ होने हैं। ऐसा नहीं है कि दो हमारे अलग अलग टैंकर बनाए जाएंगे अलग अलग फ्यूल्स के लिए। एक ही फ्यूल में और एक ही इंजन में दोनों फ्यूल स्टोर होंगे। और आपको यहाँ पर बायो फ्यूल व्हीकल से कंफ्यूज नहीं होना है। बायो व्हीकल फ्यूल में क्या होता है, वहाँ पर एक बार में एक इंजन चलता है, जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन व्हीकल हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही पेट्रोल टैंक में या फिर एक ही टैंक में दोनों ईंधन रखे जाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी चलेगी। और ये जो व्हीकल आ रहा है इसमें इलेक्ट्रिक सेटअप तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं इस कैटेगरी में नई आई हैं और ये 100% पेट्रोल के साथ 20 से 100% ब्लेंडेड एथनॉल पर भी चल सकती हैं। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक चीज़ें तो है ही हैं, राइट। तो ये है फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इंजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वेदांता IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दी ताकि आपको वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।